देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके संग दीप मैठाणी और आप देख रहे हैं NIU न्यूज़ इंडिया अपडेट। न्यूज़ इंडिया अपडेट पर चुनाव मतदान खत्म होने के बाद आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं उत्तराखंड कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती गरिमा दसौनी जी। मैम, सादर प्रणाम आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद। मैम, चुनाव की थकान उतर गई? निश्चित तौर पर थकान नहीं, ये तो एक तरह से उत्साह इतना था कि थकान कहीं लगी नहीं। मतलब राजनेताओं का मेला था तो वो मेला खत्म हुआ है? नहीं, क्योंकि माहौल हमारे पक्ष में था और जब सकारात्मक परिणाम मिलते हैं तो उसमें थकान नहीं, उसमें और उत्साह दुगना हो जाता है। ऊर्जा बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, क्या देख रही हैं आप परिणामों के नतीजों को? मैं बहुत सुखद परिणाम अपेक्षित कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ भी हम गए जनता का अपार समर्थन, अपार जो आशीर्वाद है हमें मिला और मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ अपने उत्तराखंड की जनता का, मातृशक्ति का, युवा शक्ति का, बुजुर्गों का, सभी भाई बहनों का, जिन्होंने इस लोकतंत्र के मेले में प्रतिभाग किया, बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और मुझे लगता है कि एक परिवर्तन की ओर उत्तराखंड बढ़ चला है, क्योंकि हम वयस्क हो चुके हैं 21 साल में और अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब कोई गुंजाइश नहीं है कि हम कोई चूक करें। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक बदलाव के लिए इस बार लोगों ने मतदान दिया होगा, ये निश्चित है। मैम, उत्तराखंड चुनाव के जो वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषण जो करते हैं, जो हैं वरिष्ठ लोग, समाजसेवी लोग, वो कयास लगा रहे हैं, लिख रहे हैं सोशल मीडिया में कि उत्तराखंड में जोड़ तोड़ से लेकर तोड़ फोड़ शुरू हो गई है। कितनी सच्चाई है इन बातों में? नहीं, बिल्कुल। जो सामने सत्तारूढ़ दल है उसका इतिहास गवाही दे रहा है, उनके कुकृत्यों से पटा पड़ा है पूरा पूरा इतिहास। आप देखिए गोवा में क्या किया, मणिपुर में क्या किया, यहाँ उत्तराखंड में 2016 में क्या किया। वो लोकतंत्र के हत्यारे हैं ये लोग, और इनको सबसे बड़ी बात, इनको शर्म नहीं है, इनको बिल्कुल भी लज्जा नहीं है इस बात की कि हम किस तरह से जहर बो रहे हैं या बुनियाद ख़राब कर रहे हैं देश की, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां इनको माफ़ नहीं करेंगी। एक सिस्टम होता है हर देश का, और हमारा सिस्टम है लोकतांत्रिक, हमारा सिस्टम है डेमोक्रेटिक, और डेमोक्रेसी में जिसका मैंडेट होता है, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है, वो दावा पेश करती है सरकार बनाने का। लेकिन इसका उल्टा आपने गोवा में होते हुए देखा, मैंडेट कांग्रेस को मिला लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग करके किस तरह से वहाँ अपनी सरकार बनाई गई। यहाँ उत्तराखंड में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने के लिए, टॉपल करने के लिए या अनस्टेबल करने के लिए कितना जोड़ जंतर लगाया गया। 10-11 लोगों को किस बेशर्मी के साथ, बेहयाई के साथ बस में बैठाकर और उसके बाद चार्टर प्लेन से इधर उधर छुपाया गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रहा है, जो भीतरघात की खबरें आपको सुनने को मिल रही हैं, जो स्वर मुखर हो रहे हैं अपने ही प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ, ये सब उसका परिणाम है। क्योंकि देखिए, पृथ्वी गोल है और जो भी आप करते हैं वो घूम फिर कर आपके पास ज़रूर आता है। तो इंसान को वही चीज़ करनी चाहिए, वही बातें करनी चाहिए जो उसको खुद के लिए भी मंजूर हों। तो ऐसे में अनुशासन का बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती थी भाजपा। जिसे आप कहते हैं लोकतंत्र का हत्यारा, जिनको आप बता रही हैं, वो लोग इस अपने कृत्य को साम, दंड, भेद और कूटनीति का नाम दे करके बचाव करते हैं इस बात। नहीं, देखिए, हर फील्ड में, चाहे वो कितना खराब से खराब फील्ड हो, हर फील्ड में एक एथिक्स नाम की चीज़ होती है, मॉरल्स नाम की चीज़ होती है, प्रिंसिपल्स नाम की चीज़ होती है। जितना मेरे संज्ञान में है कि हम लोग जो अवैध काम भी सुनते हैं, उन अवैध कामों में भी लोग उसूलों पर टिके होते हैं। पैसे का लेन देन केवल ज़ुबान के ऊपर चलता है। ऐसे में इन लोगों की तो ना ज़ुबान है, इन लोगों के ना प्रिंसिपल्स हैं, इन लोगों का कोई नैतिकता है ही नहीं। तो जो पतन इन्होंने राजनीति का करा है, नैतिक पतन जो किया है, उसके लिए मुझे नहीं लगता कि इनको माफ़ किया जाएगा। और मैं बहुत आशान्वित हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत सकारात्मक प्रवृत्ति की इंसान हूँ। तो मैं बहुत आशान्वित हूँ कि युवा बदलाव लाएगा। देश का युवा अब आजिज़ आ चुका है इनके दावे और वादों से, जो बिल्कुल खोखले हैं, झूठे हैं। धरातल पर 1/4 भी उन दावे वादों का ये उतारते नहीं हैं। अपने धनाढ्य मित्रों को, धन पशुओं को किस तरह से उनका खजाना भरना है, उनकी जेबें भरनी है। गरीब और गरीब होता चला जा रहा है और इनके अमीर दोस्त और अमीर होते चले जा रहे हैं, और ये सब देश का युवा देख रहा है। तो बदलाव भी वही लाएगा, एक जन क्रांति आएगी
और मुझे पूरी अपेक्षा है और मैं प्रभु से कामना भी करती हूँ कि एक साफ सुथरा चुनाव का प्रक्रिया, एक साफ सुथरा लोकतंत्र आपको एक बार फिर देखने को मिलेगा, जहां विपक्षियों की आवाज़ कम से कम दबाई नहीं जाएगी, जहां दमनकारी नीति नहीं अपनाई जाएगी। आप हमारा कार्यकाल देखिए, ये कहते हैं 70 साल में किया क्या, बहुत कुछ किया। वो गिनती तो बहुत लंबी फहरिस्त है, सुबह से शाम हो जाए अगर मैं वो गिनाने चलूँ कि कितने PSUs हमने बनाए, कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हमने बनाए, कितने हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हमने बनाए, कितने डैम्स और इसरो जैसे संस्थान हमने बनाए, वो अलग बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी मुझे अपनी अचीवमेंट लगती है कांग्रेस पार्टी की, वो ये कि हमने दमन नहीं किया। चौथा स्तंभ हमारे समय पर बिल्कुल इंडिपेंडेंट था अपनी बात कहने के लिए, रखने के लिए। जो इंटेलेक्चुअल वर्ग होता है, जिसको हम बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं, वो भी मुखरता के साथ अपनी बात कह सुन सकते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं ED, इनकम टैक्स, CBI का डर दिखाकर, लोगों को उनकी कमज़ोर नस दिखाकर कहीं ना कहीं डराया और धमकाया जा रहा है और एक दहशत का माहौल पूरे देश में है। इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। बांटना तो आपने 1980 में, जिस समय आपकी पैदाइश हुई, भारतीय जनता पार्टी 1980 में पैदा हुई पार्टी है, तभी से आपने धर्म के नाम पर समाज को बांटना तो शुरू ही कर दिया था। आपने अंग्रेज़ों की उस नीति को फॉलो करना शुरू कर दिया जहां डिवाइड एंड रूल की बात वो करते थे। तो फूट डालो और राज करो की जो नीति भारतीय जनता पार्टी की है, हमारे कार्यकाल में, हम कांग्रेस जब तक देश के अंदर थी, ये गुलदस्ते की तरह हमारा देश रहता था। सारे धर्म के लोग, जाति के लोग, बोली के लोग, पहनावे के, संस्कृति के, सब लोग एक गुलदस्ते की तरह एक मुट्ठी बनकर रहते थे। लेकिन आज आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने वैमनस्यता फैला दी है, किस तरह से इन्होंने द्वेष और घृणा फैला। अगर मैं सीधे शब्दों में आपकी बात अपने दर्शकों को समझाना चाहूँ तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी वाली नैतिकता भरी भाजपा थी, वो भाजपा आज नहीं है, आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं उत्तराखंड की प्रबुद्ध जनता को और तमाम लोगों को जो आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, मैं बताना चाहती हूँ 2012 में 31 सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की आई, 32 हमारी आई और सरकार हमने बनाई। केवल 1 सीट का अंतर था, क्योंकि उस समय ये कैलाश विजयवर्गीय जैसे कुत्सित मानसिकता के लोग सक्रिय नहीं हुए थे। आज कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग या श्याम जाजू जैसे लोग या अमित शाह जैसे लोग लोकतंत्र की हत्या करने पर तुल गए हैं। मैंडेट भले ही किसी भी पार्टी को मिले, इनको लगता है राज सिर्फ हम करें, सत्ता सिर्फ हमारे पास रहे, सरकारें सिर्फ हमारे पास रहे। अरे यही तो लोकतंत्र की खूबी है कि कभी आपका शासन रहे, कभी हमारा शासन रहे, हमारी कमियां आप बताओ, आपकी कमियां हम बताएं। लेकिन इनको वो लोग ही पसंद नहीं है जो इनकी कमियां बताते हैं। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि इनके खिलाफ बोलने वाला इनको पसंद नहीं है। इनको सिर्फ वो चाटुकार चाहिए अपने दरबार में जो सिर्फ इनकी वाहवाही करे, इनकी हाँ में हाँ मिलाएं। तो आप मान के चल रही हैं कि इस बार भी ये 31-32 2012 वाला जो फॉर्मूला है ये नहीं, हो बिल्कुल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि एक स्वीपिंग मैंडेट हमको मिलेगा, बहुत मेजर मेजॉरिटी के साथ हम यहाँ पर बहुत अच्छी सरकार, कंफर्टेबल सरकार बनाएंगे। इस बार आपको 2017 का टेबल बिल्कुल उल्टा दिखाई पड़ेगा। टेबल्स टर्न हो चुके हैं और मुझे लगता है कि कहीं बहुत ज़्यादा बढ़त बनाकर इस बार कांग्रेस पार्टी आ रही है और भारतीय जनता पार्टी को किसी षड्यंत्र की कोई गुंजाइश इस बार ना जनता छोड़ेगी ना कांग्रेस छोड़ेगी। आदरणीय, मैं इस बार चुनाव में जब धरातल पर गया तो मैंने महसूस किया कि राष्ट्रीय दलों को निर्दलीय कैंडिडेट ने काफ़ी कड़ी टक्कर दी और कई जगहों पे दिए, कई सीटों पर। उनका कितना प्रभाव रहने वाला है इस चुनाव पर? नहीं, बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता, लेकिन अच्छी बात है अगर निर्दलीय भी उभर कर आते हैं तो एक कमेंडेबल बात होगी। क्योंकि निर्दलीय अगर कहीं से जीतता है तो वो विशुद्ध रूप से अपनी छवि के आधार पर, अपनी समाज में पैठ के आधार पर, अपने जनाधार पर, अपने किए हुए कामों पर जीत कर आता है और उसको आप नकार नहीं सकते। उसका महत्व है और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में जो विश्वास प्रकट करेगा, हमारी रीति नीति के साथ जो अपने आप का जुड़ाव महसूस करेगा और हमारी इस परिवर्तन की यात्रा में जो हमारा सहभागी बनना चाहेगा, सहयोगी बनना चाहेगा, हम ज़रूर उनको साथ लेंगे। मैम, एक बात ये भी कही जा रही है कि अब जो आपके प्रत्याशी लोग हैं उनको छुपाने का, सेफ हाउस में रखने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कोई ज़रूरत ही नहीं है कांग्रेस पार्टी को ये सब करने की। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो इतनी स्ट्रांग विचारधारा है कि व्यक्ति जब उससे जुड़ जाता है दिल से और मन मस्तिष्क से, तो उसके बाद उसके सामने कोई भी प्रलोभन काम नहीं आते। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर लालच भी देगी, तरह तरह के प्रलोभन भी देगी और ये केन प्रकारेण अपनी सरकार बनाने की कोशिश भी करेगी, हम सब जानते हैं। लेकिन हमें अपने प्रत्याशियों पर पूरा यकीन है, भरोसा है कि इस बार, क्योंकि उनको पता है कि जनता बदलाव चाहती है और उनको भी ये पता है कि अगर कोई भी गलत काम के ओर
बढ़ेंगे लोग तो जनता उसको माफ़ नहीं करेगी। और हाल देखा लोगों ने 2016 में जो लोग वहाँ गए उनके लिए कितना सफोकेटिंग माहौल वहाँ रहा और किस तरह से 5 साल जैसे तैसे उन्होंने वहाँ पर निकाले और उसके बाद आपने देखा कि एक सिलसिला वापसी का शुरू हुआ। तो ऐसे में इस बार ऐसी कोई गुंजाइश मुझे नहीं लगता है और मैं पूरे भरोसे और विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि कांग्रेस का एक एक व्यक्ति जिसने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा है वो किसी प्रलोभन या लालच में आने वाला नहीं। मान के चलें कि इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये बात मान सकते हैं अगर ईश्वर की कृपा रही और सबसे बड़ा तो ऊपर वाला है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस अपनी जो उसकी रोड मैप है, जो ब्लूप्रिंट है, जो हमारा घोषणा पत्र है जिसमें हर वर्ग हर तबके के लिए समाज के हमने कुछ ना कुछ सौगात रखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बनिस्बत हम आएंगे, उसकी बदौलत हम आएंगे। क्योंकि 5 साल तक 3 मुख्यमंत्री लोगों ने यहाँ प्रचंड बहुमत और डबल इंजन के बदलते हुए देखे, लेकिन ब्लूप्रिंट कोई नहीं रख पाया। ये कोई नहीं बता पाया कि वो उत्तराखंड को डबल इंजन की सरकार तो कह रहे हैं लेकिन ले किस ओर जा रहे हैं, उत्तराखंड को आखिर किस दिशा में आप ले जा रहे थे। आप महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, आप युवाओं को रोजगार देने की दिशा में बढ़ रहे थे, आप टूरिज्म सेक्टर को हेल्दी बनाने की कोशिश कर रहे थे, आप स्वास्थ्य या शिक्षा आपकी प्रायोरिटी थी। हमें 5 साल के बाद भी आज पता नहीं है कि इस सरकार की प्राथमिकता क्या थी। हमारी प्राथमिकता हमें पता है और उसी प्राथमिकता के बल पर हमें ये पता है कि जनता तक हम मैसेज पहुंचाने में सफल रहे हैं। युवा वर्ग हमारी तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है, महिलाएं हमारी तरफ देख रही हैं जो महंगाई से बेजार हो चुकी हैं, पुलिस प्रशासन हमारी तरफ देख रहा है क्योंकि उनको ठगा गया पुलिस ग्रेड पे के नाम पर, राज्य के कर्मचारी हमारी तरफ देख रहे हैं क्योंकि उनके साथ भी कुठाराघात हुआ, शिक्षक हैं, वहीं पंडा पुरोहित समाज का जो उत्पीड़न इन्होंने 2 साल तक किया, और ये तमाम लोग, चाहे किसान दुर्दशा हो, ये सारी बातें लोगों के मन मस्तिष्क पे बैठ गई है। और अब यूक्रेन मामले में जिस तरह से हीला हवाली ये कर रहे हैं वो बताता है कि इनकी प्राथमिकता आखिर जीवन में है क्या। 87 अभी तक का जो आंकड़ा, मैं जब तक आपके पास आने से पहले का जो आंकड़ा था, वो 87 पैसेंजर उत्तराखंड के जो नागरिक हैं वो आ चुके हैं उत्तराखंड में। कैसे देखते हैं आप, ये ढीली कार्यवाही है या संतुष्ट हैं इससे? नहीं नहीं, हम संतुष्ट बिल्कुल नहीं हैं क्योंकि हम मुख्य विपक्षी दल हैं, तो हम खुशी इस बात की ज़रूर है कि हमारे लोग वापस आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दुख भी होता है और वो हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन कमियों को उजागर करें ताकि आने वाली सरकारें इस तरह की भूल ना करें। आपने एडवाइजरी जारी करने में देर करी, आपकी एडवाइजरी की लैंग्वेज बहुत कन्फ्यूजिंग थी, उसके बाद आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो 17 फरवरी का एक बयान आता है और 17 फरवरी के बाद 1 मार्च का एक बयान आता है। 17 फरवरी को आप ये कहते हैं उसमें कि इवैक्यूएशन की ज़रूरत नहीं है, अभी सिचुएशन उतनी खतरनाक नहीं है। 1 मार्च को आप कहते हैं कि एक छात्र बॉम्ब शेल में मारा गया। तो इन दोनों में बहुत विरोधाभास है, या तो आप सिचुएशन को भांपने में बिल्कुल नाकाबिज साबित हुए हैं या फिर आपने जो एक्शन जिस वक्त लेना चाहिए था उस वक्त आपने एक्शन नहीं लिया। आप निश्चित तौर पर अब लोगों को वापस ला रहे हैं। सबसे दुखद पहलू इसमें जो मुझे लगता है वो ये कि बहुत बड़ी मानसिक प्रताड़ना से, शारीरिक उत्पीड़न से लोग, जो छात्र हैं वहाँ 20-21 साल के मुश्किल वो बच्चे हैं, वो उससे गुजरे हैं। एक दहशत उनके दिलों में घर कह कर गई है। उस तरह के माहौल में आप और हम भी रहेंगे तो शायद नॉर्मल नहीं रह पाएंगे। ऐसे में जब वो वतन वापसी कर रहे हैं और इनके नेता श्रेय लेने के लिए या मोदी का गुणगान करने के लिए, मोदी चालीसा पढ़ने के लिए विमानों के अंदर घुस घुस कर जो अपना गला साफ कर रहे हैं, वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज ही एक वीडियो देख रही थी जिसमें केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट विमान के अंदर सारे बच्चों से मोदी जी की जिंदाबाद और जयकारा लगाने के लिए कह रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि आप उनसे पूछिए आप कैसे हैं, कैसे रहे, एक अपना कंधा दीजिए उनको। जो शब्द का नाम दिया गया है वहाँ से हम निकाल के डाल रहे हैं, हाँ, शब्द से आप सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ क्योंकि बच्चों से ये कहा जा रहा है कि पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया तक आइए, वहाँ से हम आपको उठाएंगे। बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि पोलैंड और हंगरी तक भी कैसे पहुँचे। तो जो भारत सरकार है वो कैसे एक्सपेक्ट करती है। और कल ही मुझे पता चला कि टिहरी के प्रवासी 6 प्रवासी 30 किलोमीटर चलकर बॉर्डर पर आए और तब कहीं उनको विमान या बस लेकर हमारे वतन लेकर आई है। तो ऐसे में आप सोचिए कि लोगों का सामान भी है, वहाँ सामान का बोझ लेकर वो चल रहे हैं और 30 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, मानसिक रूप से उद्वेलित हैं। तो ऐसे में आप जब फिजिकली फिट और मेंटली फिट अपने आप को नहीं महसूस कर रहे हैं, ऐसे में सरकार का जो हुक्म है वो आ जाता है कि आप इन 4 देशों तक आइए, बॉर्डर देशों तक आइए, फिर हम आपको उठाएंगे। वो कहीं से कहीं तक गले से नीचे नहीं उतरता। मैम, अभी खतरा
ज़्यादा बढ़ गया है यूक्रेन में। अभी सुबह की ही न्यूज़ है, जो यूएन के सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी ग्रीन एनर्जी पे जो काम करती हैं, उन्होंने अपने ट्वीट किए हैं, 3 ट्वीट लगातार एक के बाद एक। उन्होंने साफ किया है कि रशिया ने यूक्रेन के एक न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर हमला कर दिया है, जिजोशिया शायद उसका नाम है, उस प्लांट पे। तो इससे तो बच्चों के लिए अब ज़्यादा खतरा वहाँ बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल खतरा है। और मैं न्यूज़ में लगातार बनी हुई हूँ, न्यूक्लियर वॉर की संभावना लोग जता रहे हैं। और ये केवल अब रूस या यूक्रेन तक सीमित नहीं है, अब इसमें पूरा विश्व इन्वॉल्व होने जा रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और अगर डायरेक्ट रूप से हम ना भी इन्वॉल्व हों, हमारी मार्केट्स उससे प्रभावित हो रही हैं, लोगों का करोड़ों का अरबों का नुकसान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं युद्ध तो विध्वंसकारी होता ही है, विनाशकारी होता ही है, उसको जस्टिफाई कभी नहीं किया जा सकता। चलिए मैम, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको आगामी इलेक्शन के लिए 10 मार्च के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। न्यूज इंडिया अपडेट आपका अपना चैनल है। खबर को शेयर करना बिल्कुल न भूलें और पेज को जरूर फॉलो करें ताकि आपको मिल सके हमारी खबर सबसे पहले।